हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं व्यतिकरण के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो क्या है कि अगर हमारे पास एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रख दी जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रिंज बनने में। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले डेरिवेशन पढ़ा था। वो ये था कि अगर हमारे व्यतिकारी पुंज के मार्ग में कोई प्लेट ना रखी हो तो फ्रिंज कैसे बनता है पर्दे पर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम टी मोटाई की कोई प्लेट रख देते हैं तो हमारे पास फ्रिंज कैसे प्राप्त होती है और उसकी चौड़ाई पर, उसके विस्थापन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम लोग यंग के एक्सपेरिमेंट में ये जानते हैं कि हमारे पास एक पर्दा होता है जिसे इस पर्दे को नाम लेते हैं एल, और इस पर एक छिद्र होता है बारीक, उसका नाम मान लीजिए एस ले लिया गया। इसके सम्मुख एक दूसरा पर्दा होता है जिस पर दो बारीक छिद्र होते हैं S1 व S2, लेकिन वो दोनों छिद्र एक इस छिद्र के ठीक सामने ना होकर थोड़ा ऊपर व नीचे होते हैं। और एक तीसरा पर्दा होता है M, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पर हमें फ्रिंजें प्राप्त होंगी। क्या है कि अगर हम इसको यहां से मिला दें जिससे कि हमारे पास पता चल जाए कि ये M और N के पर्दे के बीच की दूरी अगर हम कैपिटल D ले लें, ठीक, और हमने ऑब्जर्व कर लिया, मान लिया कि ये एक बिंदु P है जहां पर हमको कोई फ्रिंज प्राप्त हो रही होगी जिसकी सेंटर से दूरी हमारी क्या मान ली जाए, XM ले ली जाए, ठीक। तो अगर S1 से निकला कोई पुंज है जो जाकर कहां मिलता है, P पर, और इस S1P के मार्ग में एक पतली पारदर्शक प्लेट रखी है। इस प्लेट की मोटाई हमने ऑब्जर्व कर ली T, ठीक, और S2 से निकला वाला पुंज भी अगर हम P पर मिला दें तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास है पॉइंट, इसको हम नाम ले लेते हैं C, और C को भी किससे मिला लें, P से। अब क्या है कि ये जो S1 से लेकर P तक की डिस्टेंस है वो S2 से लेकर P तक के डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए हम S1 से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं A पर। अब हम क्या करते हैं, जब परपेंडिकुलर डाल दिया गया तो यहां एंगल बन गया थीटा, और इसे भी क्या ले लेते हैं, थीटा। क्या है कि ये दोनों जो स्लिटें हैं इनके बीच की दूरी हमारे पास स्मॉल d है, ठीक। अब क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि S1 से लेकर P तक जो डिस्टेंस है वो A से लेकर P तक के डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हम S1 से लेकर P तक जाएं तो हमको देखिए S1 से लेकर P तक जाने में ये पुंज एयर में चलेगी, उसके बाद प्लेट में पास होगी, फिर एयर में चलेगी। मतलब S1 से लेकर P तक जाने में उसमें एयर में भी चलना पड़ेगा और प्लेट में भी चलना पड़ेगा। तो जब लाइट एयर में चलती है, मतलब वैक्यूम में, निर्वात में, तो उसकी प्रकाश की चाल C होती है, और जब किसी माध्यम में चलती है तो उसके प्रकाश की चाल को V से रिप्रेजेंट करें अगर, तो हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हम कहें एयर में चली गई दूरी, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, निर्वात में चली गई दूरी या वायु में चली दूरी, वायु में चली दूरी की अगर हम बात करें तो S1P से T घटा देंगे, S1P से घटा देंगे T, तो हमें वायु में चली गई दूरी पता चल जाएगी, ठीक। तो अब देखिए, अगर हम वायु में चली गई दूरी, मतलब वायु में चलने में कितना समय लगा, फिर प्लेट में चलने में कितना समय लगा, दोनों समय को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से वहां तक जाने में टोटल समय। तो हम अगर हम कुल समय की बात करें, कुल समय, तो कुल समय हम कैसे निकालेंगे, निर्वात में, मतलब वायु में कह सकते हैं कि वायु में चली गई दूरी, तो वायु में चली गई दूरी क्या है, S1P माइनस T, वायु में चली गई दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल को ही समय कहते हैं। तो वायु में चली गई दूरी और प्लेट में चली गई दूरी क्या है, T, और वेलोसिटी क्या है, V। अगर हम वायु में चली गई दूरी में लगा समय, प्लेट में चली गई दूरी में लगा समय जोड़ देंगे तो हमें कुल समय मिल जाएगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि हमारे पास V इज इक्वल टू N/C होता है, C/N होता है। तो ये अपवर्तनांक है, ये वेलोसिटी है, और ये प्रकाश की चाल है। तो जहां V है वहां हम क्या C/N लिख सकते हैं, हमारे पास आएगा S1P माइनस T अपॉन C प्लस, अगर हम इस V की जगह पर C/N लिखेंगे तो आ जाएगा N और C, क्योंकि C/N लिखेंगे N पलटकर ऊपर चला जाएगा। और अगर हम यहीं से एलसीएम ले लें तो हमारे पास आएगा S1P माइनस T प्लस T और N। क्लियर। अब क्या करते हैं कि इसमें से देखिए T कॉमन ले लें तो S1P, और अगर हम प्लस का T कॉमन ले तो N-1 अपॉन C मिलेगा।
और ये हमारा इधर क्या चल रहा है, समय। मतलब ये समय बराबर ये हो गई कुल दूरी बटे समय। मतलब यहां से यहां तक जाने में किरण पुंज को S1P प्लस टी n माइनस 1 इतनी दूरी कवर करनी पड़ेगी। ये हमको कुल दूरी मिल गई। ठीक, अब हम S2P में से अगर हम AP घटा दें, और हमें पता है कि AP जो है डिस्टेंस वो S1P के बिल्कुल इक्वल है, तो चाहे हम S2P में से AP कहें या S2P में से S1P कहें, लेकिन है तो दोनों बराबर ही। तो अगर हम पथांतर की बात करें कि पाथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, S2A कैसे मिलेगा, जब S2P में से हम क्या कर दें, घटा दें ये पूरी दूरी, कौन सी, S1P प्लस टी और n माइनस 1। ठीक, चाहे AP देखो S2P में से हम AP घटा दें तो हमें S2A मिल जाएगा, और AP ही तो S1P के बराबर है, मतलब ये दूरियां दोनों बराबर हैं। तो हम चाहे S2P में से AP घटाएं या S2P में से S1P घटाएं, हमें मिलेगा S2A ही। तो हमें S2A पथ का अंतर मिल गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेजें तो S2P माइनस S1P और ये माइनस का T और n माइनस 1 ये मिल गया। अब हम S2A को अगर हम प्राप्त कर चुके हैं, तो हम इससे पहले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें ये सारी बातें क्लियर की गई हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास S2P माइनस S1P है तो इसको हम लोग XM d बाई डी रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस का T n माइनस 1 और S2A ऐसे लिखते हैं। अगर हम यहां बात करें फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, MV दीप्त फ्रिंज के लिए, MV दीप्त फ्रिंज के लिए, तो अगर हम MV दीप्त फ्रिंज के लिए बात करेंगे तो हमें S2A के लिए क्या लिखना पड़ेगा, m लैम्डा बराबर XM d बाई डी माइनस टी और n माइनस 1। इसको इधर ले आए तो m लैम्डा प्लस टी n माइनस 1 बराबर XM d बाई डी। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, XM इक्वल टू निकालें, तो हमको ये d इधर आएगा d बाई डी और बचेगा m लैम्डा प्लस टी और n माइनस 1। ये हमको फ्रिंज की स्थिति मिल जाएगी। आगे से ये हम रफ कर देते हैं और इसी में हम देखते हैं कि अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अगर हम कहते हैं इफ t इज इक्वल टू 0, अगर हम t क्या कर लें, 0 मान लें, तो अगर हम t को 0 कर लेते हैं तो ये इतना पूरा खंड खत्म हो जाएगा। मतलब हम xm डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, dm लैम्डा बाई डी। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। मतलब जब प्लेट रखी थी तब ये थी पोजीशन, और जब प्लेट हटा दी गई तब ये पोजीशन है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 इससे 1 से 2 को घटा दें तो इस फ्रिंज की पोजीशन में क्या डिफेक्ट आया है, क्या अंतर आया है, ये हम आराम से पता कर सकते हैं। मतलब कितना विस्थापन हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास प्लेट रखी है तो फ्रिंज यहां पर बन रही है, और प्लेट हटा दे तो मान लीजिए फ्रिंज नीचे बनी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए प्लेट हटा दी गई, मान लेते हैं, तो हमारी ये जो P पॉइंट है यहां खसक कर आ गया, ये दूरी क्या हो गई, XM डैश। तो अगर हम XM से XM डैश घटाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से घटा देते हैं समीकरण 2, मतलब XM से घटा देंगे XM डैश। तो देखिए जब हम घटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, d बाई डी m लैम्डा प्लस टी n माइनस 1, इससे हम घटा दें d m लैम्डा बाई डी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, d m लैम्डा बाई डी प्लस d बाई डी टी n माइनस 1 और माइनस का d m लैम्डा बाई डी। ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग x नॉट अगर लिखें तो हमें क्या मिलेगा, d बाई डी टी n माइनस 1, ये हमको मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी m नहीं है, इसका मतलब कि फ्रिंज के विस्थापन में m का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो किसी दीप्त हो या अदीप्त हो और किसी भी फ्रिंज के लिए हो। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारे पास किसी व्यतिकरण पुंज के मार्ग में कोई पतली प्लेट रख दी जाए तो फ्रिंज जो बनता है उसका चाहे दीप्त बने या अदीप्त बने उसके लिए कितना विस्थापन होगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा।